हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। वो क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत ही ब्रॉडली जो हमारे आसपास रिएक्शंस होते हैं उसको कवर किया है और बहुत ही शानदार तरीके से मैं इस वीडियो को आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सुन के और अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट कि मैं नेक्स्ट चैप्टर ऐसे ही कवर करता रहूँ। और अभी जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें हम देखेंगे, अभी फर्स्ट जो इसका टॉपिक है उसमें देखेंगे दोस्तों कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन दोस्तों कुछ नहीं है, हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट में हमारे धरती पे जितने भी केमिकल्स हैं उनके बीच का जो रिएक्शन होता है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो दो केमिकल का रिएक्शन हो, दो या दो से ज़्यादा, इवन एक, वो आगे देखेंगे कि एक से कैसे रिएक्शन होता है। एक में एक को हीट ऐड करेंगे या कुछ बाहर का कोई गर्म करना या कोई हीट देना या कोई एनर्जी देना, उससे रिएक्ट होता है। ठीक है, तो इससे प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट बनता है का मतलब क्या हुआ, हम दो फॉर्म की चीज़ों को, इवन गैस और सम केमिकल मिलाएंगे तो सम प्रोडक्ट वो किसी और फॉर्म में बनेगा, तो उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में क्या होता है, हो सकता है वो प्रोडक्ट का स्टेट चेंज हो जाए, वो पहले लिक्विड स्टेट में हो सॉलिड हो जाए, सॉलिड स्टेट में हो गैस बन जाए। तो इसमें प्रोडक्ट चेंज होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का स्टेट चेंज होता है, गैस भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है, सॉलिड भी बन सकता है, या इवेपोरेट भी हो सकता है। अब देखें दोस्तों केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। जैसे मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको अगर हम फ्लेम पे जलाएं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जलाने का मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का तो आग लगेगी नहीं। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो उसको जो LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एंड जो रिएक्शन के बाद जो चीज़ हमें मिलता है दैट इज प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम को हम फ्लेम पे जलाते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो कि वाइट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या होगा, इसका रिएक्शन होने के बाद कलर चेंज हो गया, कलर भी चेंज होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स प्लस रिएक्टेंट्स, एरो मीन्स क्या, रिएक्शन किधर से किधर हो रहा है, मतलब LHS साइड में रिएक्शन हो रहा है, RHS में प्रोडक्ट बन रहा है, तो इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट। तो LHS साइड में रिएक्शन होता है, RHS में प्रोडक्ट बनता है। अभी देखेंगे, अगर अब केमिकल रिएक्शन में अगर हम लिखें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस समथिंग तो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए इसको हम केमिकल फार्मूला में लिखते हैं, और हर एक केमिकल्स का एक फार्मूला दिया हो। जैसे मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O, ठीक है, कार्बन का C, कॉपर का Cu, तो इसको बोलते हैं फार्मूला। तो इसको हम फार्मूला में लिखते हैं, जैसे Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। ठीक है, तो इसको अभी देखो Mg प्लस O2 और प्लस MgO इक्वल टू MgO, मतलब एरो के बाद MgO, प्रोडक्ट MgO है। ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नीशियम का एटम था LHS में, और उसके साथ दो ऑक्सीजन का एटम मिले, बट वहाँ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, बस वहाँ पे ऑक्सीजन का एटम एक ही है। तो इसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, अभी स्केलेटल के बाद अब देखेंगे क्या बैलेंस क्या होता है। इसमें देखिए आप, नंबर ऑफ एटम्स रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने से पहले और होने के बाद जो एटम्स के नंबर हैं, जैसे इसमें देखिए जिंक प्लस H2SO4 इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस H2। तो इसमें क्या है, जिंक LHS में हम देखेंगे जिंक एक है, हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है। तो उधर देखिए जिंक एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है और हाइड्रोजन एक है। तो LHS में जितना है उतना ही RHS में सारे एटम्स हैं। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब ये दोनों साइड पूरा बैलेंस है। जैसे तराजू पे बैलेंसिंग करते हैं ना, वैसे पूरा ही बैलेंस है। तो स्केलेटन में क्या था कि उसके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं थे, लेकिन बैलेंस में रिएक्टेंट साइड में, LHS साइड में भी उतना ही एटम्स हैं जितने RHS साइड में। इसलिए अगर नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, देन दैट इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस करना होता है, जो आगे की टॉपिक में आपको कवर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस कैसे करते हैं। मान लो जो बैलेंस इक्वेशन ना हो उसको बोल देगा इसको बैलेंस करके दिखाओ, और एक क्वेश्चन भी आता है, हो सकता है इसमें ना आए तो फिर अगले 11-12 में भी आता है ऐसा क्वेश्चन।
तो इसमें क्या है, जैसे इक्वेशन देखिए फेरस प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। इसमें देखते हैं, देखिए फेरस LHS में 1 है, उधर 3 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, उधर 4 है। ठीक है, तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं, पहला हम पहली लाइन देखेंगे Fe प्लस 4H2O। 4H2O क्यों लिखे, क्योंकि ऑक्सीजन उधर 4 था और इधर 1 था, तो हमने 4 लगाया। हमेशा जो भी बैलेंस करने के लिए आप लिखोगे वो उसके पहले लिखना पड़ेगा। आप एटम्स को डायरेक्टली 4 में नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे 4 करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एटम एक ही है, आप 4 कर रहे हो, आप बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, तो 4H2O, तो इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके अगले में क्या है, देखो अगर यहाँ 4H2O लिख दिए तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया, बट वहाँ पे 2 ही है, RHS में 2 ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे 4H2O में 8, सेकंड वाली लाइन में 4H2 में 8 हाइड्रोजन हो गया, उधर 2 ही है, तो उधर 4 लगा दिए, तो उधर 8 हो गया। उसके बाद देखिए Fe3 RHS में 3 फेरस है, लेकिन LHS में 1 ही फेरस है, इसलिए यहाँ पे हमने 3Fe लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पे 3Fe, वहाँ पे 3Fe 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, वहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, तब जाके ये प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो बैलेंसिंग में कुछ नहीं कह रहा, हिट एंड ट्रायल बेस पे आप LHS साइड के सारे एटम्स का नंबर देख लो कौन कितना है, लिख लो बॉक्स में लिख लो, और RHS साइड के बॉक्स में लिख लो। उसके बाद एक एक करके बैलेंस करो, एक साइड से बैलेंस करो कि पहले ये करो, तो वहाँ पे ये हो गया। जैसे यहाँ पे देखोगे कि 2H2O किया तो ऑक्सीजन भी 4H2O किया तो ऑक्सीजन भी 4 हुआ है ना, और हाइड्रोजन 8 हो गया, तो उधर हाइड्रोजन हमने 4 किया। तो इसी तरह आपको हिट एंड ट्रायल बेसिस पे इसको बैलेंस करना होता है। तो आप इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है, और इस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे बैलेंस करते हैं। तो इसको आगे के चैप्टर में, शायद 4th चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि बैलेंसिंग का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, आगे कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के बाद ना सम फिजिकल स्टेट, कुछ फिजिकल स्टेट चेंज होते हैं केमिकल्स के। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट चेंज होते हैं मतलब क्या है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स में कोई केमिकल किस फॉर्म में था, वो हो सकता है कि आगे प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ और फॉर्म में हो जाए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फिजिकल स्टेट चेंज होना। जैसे इस इक्वेशन में Fe जो फेरस था वो सॉलिड में था, ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, H2O G में था। अब बताइए पानी गैस कैसे हो सकता है, मैं बता रहा हूँ पानी गैस कैसे हो सकता है। जब पानी को हम गर्म करते हैं तो उससे स्टीम बनता है, और जब स्टीम बनता है तो स्टीम किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। तो इस रिएक्शन में वहाँ पे पानी को नहीं स्टीम को यूज किया गया, इसलिए ये वहाँ पे G लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि वो लिक्विड है और वो G लिखा है, रॉन्ग नहीं है, पानी गैस स्टेट में भी होता है। फेरस Fe3O4 देखिए यहाँ पे सॉलिड है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड, और उसके बाद हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, वहाँ पे गैस है। तो ये सारे स्टेट को भी वहाँ ब्रैकेट में सिंपल से लिखा जाता है। अब देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप। अब देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का टाइप, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बोला गया है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड बनाना है। यहाँ पे एटम ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, कोई भी एटम टूट के कुछ बिखरता नहीं है, एटम ही रहता है। एटम केवल मिलता है, एक दूसरे से जुड़ता है, जुड़ने से कुछ प्रोडक्ट बनता है। तभी इसमें एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट बोला गया है। एटम अपने आप को चेंज नहीं करता, एटम जो एलिमेंट का था वही रहता है, बट वो बॉन्ड बनाने से कुछ और होता है। नॉट डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, उस मिक्सचर से उस जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वहाँ से एटम मतलब ऐसा नहीं होता कि उड़ गया हो, वो दिखे ही ना कहाँ चला गया। और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से और एटम वहाँ पे आता नहीं, इसीलिए एटम टूटता नहीं है, एटम वहाँ से भागता नहीं है। एटम केवल दूसरे एटम से मिलके कुछ बॉन्डिंग बना के प्रोडक्ट देता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब बट दो प्रोडक्ट से केवल एक ही प्रोडक्ट मिले, मतलब दो केमिकल के बॉन्डिंग से जो भी चीज बना, मतलब मुझे फाइनल जो चीज मिला, दो रिएक्शन कराने से जो फाइनल चीज मिला मुझे एक मिला। ठीक है, एक के अलावा और भी कुछ नहीं मिला, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब समथिंग इज कंबाइंड एंड आई गॉट समथिंग इन वन फॉर्म।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नथिंग कुछ इसमें नहीं है, यहाँ पे केवल प्रोडक्ट हमें एक मिलता है, ठीक है। समथिंग कॉम्बिनेशन होता है 2 चीज़ों का, 3 चीज़ों का, और प्रोडक्ट एक मिलता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत सारा कुछ है नहीं। जैसे इसमें क्या है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और पानी से रिएक्ट किया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। जब चूना को हम पानी में गर्म करते हैं तो क्या उस गर्म होता है, आपने भी फील किया होगा, ठीक है। तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हम दीवार पे चूना मारते हैं ना, वो वैसे ही उसी वक्त वो दैट इज ऑल्सो रिएक्शन। चूना ठंडा था, पानी ठंडा था, दोनों को डाला, गर्म हो गया, तो हीट हुआ और बना क्या, एक ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसका रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी देखिए, अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हमने देख लिया, हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, इसमें एक मैटर को हीट देते हैं या रिएक्ट कराते हैं तो बहुत सारे चीज़ों में टूट जाता है, ठीक है। जैसे फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म करें तो हमें मिलता है फेरस ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड, हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड और प्लस SO2 SO3, ठीक है। ये सब गैस है, ये गैस निकल जाते हैं। अब तो यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ को हमने गर्म किया, फेरस सल्फेट को, तो हमें क्या मिला, Fe2O3 SO2 SO3, मतलब LHS साइड में हमारे पास एक ही था। इसका एक दूसरा एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके सामने है, देखिए लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और गैस CO2 गैस, ठीक है। तो इसमें क्या किया, एक प्रोडक्ट को हमने गर्म किया, एक प्रोडक्ट को रिएक्ट कराया, तो हमें 2 प्रोडक्ट या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। तो इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिट, मतलब डीकम्पोजिट होना। पहले वो कंपोजिट था, अब डीकम्पोजिट हो गया। पहले CaCO3 एक था, कोई किसी फॉर्म में था, जब उसको हम रिएक्ट कराए तो वो डीकम्पोजिट टूट गया। इसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, 2 चीज़ मिलके एक बन रहे थे, यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब एक चीज़ को रिएक्ट कराए तो बहुत सारी चीज़ें बन गई, ठीक है। अब देखिए इसमें है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, आपको क्या लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस होना मतलब व्हाट, डिस्प्लेस मतलब, देखिए डिस्प्लेस होना मतलब ये है कि जैसे आप हो, एक मैं हूँ, ठीक है, और आपके पास एक एप्पल है, लेकिन क्योंकि मैं उस एप्पल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जितना आपका एप्पल से बॉन्डिंग है उससे ज़्यादा मेरा है, तो मैं क्या करूँगा, आपके एप्पल को कैसे भी फुसला के, समझा के, चाहे झगड़ा करके, कैसे भी मैं आपसे ले लूँगा। दिस इज कॉल, तो आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं, आप बचे, एप्पल तो बचा नहीं। सेम यहाँ पे फेरस को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराया गया, तो क्योंकि फेरस का सल्फेट के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत है, मतलब उसको खींचने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, इसलिए सल्फेट को फेरस कॉपर से उसने खींच लिया, ठीक है, खींच लिया, तो खींचने से क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, और बचा क्या उसके पास, कॉपर सल्फेट था, कॉपर बचा, है ना, क्योंकि मैं तो एप्पल छीन लिया, आपके पास तो कुछ बचा नहीं। तो सेम वही चीज़ है कि मेरा एप्पल के साथ जितना अच्छा संबंध था, वैसे ही फेरस का सल्फेट के साथ था, और कॉपर बेचारा सल्फेट के साथ कमज़ोर है, तो कॉपर कुछ नहीं कर पाया, फेरस ने ले लिया। अब कॉपर के पास हाथ पैर नहीं है मारने उड़ने के लिए, मैं एग्जाम्पल दिया था, कॉपर के पास हाथ पैर नहीं है, तो कॉपर से फेरस ने ले लिया, बेचारा कॉपर अकेले बच गया, वो कुछ नहीं कर सकता है, कंप्लेन भी नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ पे डिस्प्लेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद कलर चेंज हो सकता है आफ्टर रिएक्शन। पहले से कॉपर सल्फेट फेड था, हाँ, इसके लिए एक वो दिया हुआ है आपके उसमें कि आयरन को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो आयरन ब्राउन हो जाता है, कॉपर सल्फेट कलर फेड हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट बेचारा ब्लू था सल्फेट के साथ, लेकिन उसमें आयरन डाला तो आयरन ने सल्फेट को लेकर ब्राउन हो गया और कॉपर फेड हो गया, कॉपर थोड़ा पानी जैसा हो गया। तो इसमें जो एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ होता है जो मैंने समझाया, उसने आयरन का बॉन्डिंग अच्छा था इसलिए वो सल्फेट को अपने साथ रिएक्ट करा लिया, कॉपर बच गया। अभी देखते हैं क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए सेम डिस्प्लेसमेंट ही है लेकिन डबल है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल आपको ही दिया था कि आपके पास एप्पल है और मेरे पास भी कुछ है, उस समय मेरे पास कुछ था नहीं, मैं अकेला था। अभी आपके पास एप्पल है और मेरे पास गुआवा है, ठीक है। मुझे एप्पल से बहुत ज़्यादा दोस्ती है और आपको गुआवा से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भाई तुम मेरे को एप्पल दे दे, मैं तुम्हें गुआवा दे दूंगा, तो आपका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। सेम यहाँ पे सोडियम सल्फेट को, ये सोडियम गलत लिखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट को
बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, तो क्योंकि बेरियम को सल्फेट से ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग है तो बेरियम सल्फेट बन गया, और ये सोडियम का क्या क्लोरीन से अच्छा रिएक्शन मतलब दोस्ती है तो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पे बॉन्डिंग किसका स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर वो लोग आदान प्रदान कर लेते हैं। तो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, एंड जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, मतलब मैंने भी कुछ दिया उसने भी कुछ दिया, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एकदम सिंपल सी भाषा में बता दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट होता है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दे देता है, उसके पास कुछ बचता नहीं है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में वो देता भी है और उसको मिलता भी, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी भाषा में है, बहुत ही ईजी है। तो मैं जहाँ तक अभी तक समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट आपके लिए मैं नया वीडियो बना के और नए चैप्टर का नए तरीके से बना कर दूँ, ठीक है। दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो बताया बहुत ही सिंपल सा है। इसमें सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करा गया, सोडियम का क्लोराइड के साथ अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत पावर, मतलब उसके अंदर की जो वो है ना दोस्ती बहुत अच्छी है, तो क्लोराइड को उसने खींच लिया, और बेरियम का सल्फेट के साथ है तो बेरियम का सल्फेट ने खींच लिया। अभी देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमारे डेली लाइफ में ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है इसके ऊपर, जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी मेटल पार्ट मतलब लोहे का कोई भी आइटम गांव में ट्रैक्टर को अगर खुले छोड़ दो बहुत दिनों तो क्या कि कोई गाड़ी छोड़ दो या दरवाज़ा को पेंट ना करो या कुछ भी रूफ पे भी बहुत सारे आयरन की चीज़ें होते हैं वो छोड़ देते हैं, तो क्या होता है वो लाल होके और वो वीक हो जाता है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो आयरन था फेरस वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनता है फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड बनने से क्या होता है उसके बीच का बॉन्डिंग फेरस का जो है वो ऑक्सीजन के साथ बनने लगता है, तो मतलब फेरस धीरे धीरे वहाँ से मतलब ख़राब होने लगता है। तो इसमें क्या बोलते हैं देखो, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ बुक में, सरफेस ऑफ कॉपर, जो प्योर कॉपर का सरफेस होता है ना उसको कभी भी ऐसे खुला नहीं छोड़ते, उसको ब्लैक कॉपर से हम उसको ब्लैक कॉपर से कोटेड रहता है। क्यों? इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आपको दो इक्वेशन में दिया हूँ देख लीजिए। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, और कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा कॉपर प्लस H2O। तो बचा आपके पास क्या कॉपर है ना। तो इसमें क्या होता है कि कॉपर का जो पाउडर होता है उसको हम ब्लैक कॉपर से कोटिंग करते हैं, सो दैट कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए इतना इजीली, नहीं तो पानी आपका अलग बन जाएगा और केवल कॉपर कॉपर बचेगा, तो आपका जो ब्लैक पाउडर था ना वो पाउडर जैसा रहेगा नहीं। इसीलिए H2O के साथ जो H2 से जो H2O बना वो भी ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्साइड बना तो वो पानी बन गया, और कॉपर ऑक्साइड Cu से जो ऑक्सीजन मिला वो बन गया, यहाँ पे CuO है जो कॉपर ऑक्साइड से जो Cu बना Cu, तो पहले क्या हुआ पहले Cu प्लस O2 तो 2CuO हुआ है ना। उसके बाद क्या हुआ कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन अपना दे दिया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया, तो जो कॉपर ने अपना ऑक्सीजन दिया उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, सॉरी उसको बोलते हैं रिडक्शन। कॉपर ने कुछ दे दिया, रिड्यूस मतलब कॉपर के साथ कुछ पास कुछ था वो छोड़ दिया, वो रिड्यूस हो गया, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट किया दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है दैट इज ऑक्सीडेशन।